सीधे सबसे जटिल मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही संवेदनशील शांति समझौते के कानूनी मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हाँ, और वो भी ऐसे समय में जब बाहर हालात बिल्कुल खराब हो। बिल्कुल, मतलब ठीक उसी समय जिन सीमाओं को लेकर आप बहस करें, वहां असल में गोलियां चल रही हैं और बम गिर रहे हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म की बात कर रहे हो। एकदम सही कहा आपने, लेकिन ये किसी सस्पेंस फिल्म का प्लॉट नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वो कठोर और थोड़ी धुंधली वास्तविकता है जिसका सामना हम आज इस डीप डाइव में करने वाले हैं। और हमारे पास आज चर्चा के लिए जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे सामने अल जजीरा की बैरूत संवाददाता जीना खोद्र की नवीनतम रिपोर्टिंग है। उनका पूरा फोकस 14 और 15 मई को अमेरिका में होने वाली आगामी वार्ताओं पर है, जो कि लेबनान और इजराइल के बीच होने वाली हैं। बिल्कुल। और जो बात इसे सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाती है वो ये है कि ये कूटनीति के हमारे हर किताबी नियम को पूरी तरह से चुनौती दे रही है। मैं तो इसे देखकर ही हैरान थी। मैं आपकी हैरानी समझ सकता हूँ। ये परिदृश्य वास्तव में भू राजनीति की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक है। जीना खोद्र की रिपोर्टिंग इस बात पर जोर देती है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये उनकी कोई पहली मुलाकात नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं, ये उनकी तीसरी बैठक है। लेकिन देखिए, इस बार का एजेंडा पूरी तरह से अलग है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो केवल एक तैयारी या कहें कि बैकग्राउंड का काम था। मतलब सिर्फ जमीन तैयार की जा रही थी। सही कहा। लेकिन अब हम एक औपचारिक शुरुआत की बात कर रहे हैं। और कूटनीति की दुनिया में जब आप प्रारंभिक चर्चाओं से निकलकर औपचारिक वार्ता में प्रवेश करते हैं तो दांव अचानक आसमान छूने लगते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तैयारी की बैठक और औपचारिक वार्ता के बीच की विभाजन रेखा असल में कैसी दिखती है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब मुझे लगता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं तो अक्सर इन भारी भरकम शब्दों को बहुत हल्के में ले लिया जाता है। हाँ, लोग अक्सर इनमें फर्क नहीं कर पाते। बिल्कुल। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तैयारी की बैठकें कुछ ऐसी होती हैं जहां आप बस ये तय करते हैं कि मेज का आकार गोल होगा या चौकोर, या फिर एजेंडा में किन विषयों पर बात होगी। एक तरह से लॉजिस्टिक्स तय करना। हाँ, ये तय करना कि क्या हम एक ही कमरे में बैठकर बात कर भी सकते हैं या नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने घर का सिर्फ एक कच्चा नक्शा बनाया हो और अब असली आर्किटेक्ट्स को बुलाकर नींव में कंक्रीट डालने का समय आ गया है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि औपचारिक शुरुआत का मतलब विवादों का खत्म होना नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब विवादों को एक कानूनी और दस्तावेजी ढांचे के भीतर लाना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इन 14 और 15 मई की वार्ताओं के लिए एक बहुत ही विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इसका लक्ष्य एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ाना है। जब कोई महाशक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग करके मध्यस्थता करने का प्रयास करती है, या उनकी भाषा में कहें तो इसे सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है। हाँ, एग्जैक्टली, तो पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है। तैयारी के चरण में प्रतिनिधि बस एक दूसरे की नियत और लाल रेखाओं यानी रेड लाइंस को टटोल रहे होते हैं। मतलब वे देख रहे होते हैं कि दूसरा पक्ष किस हद तक झुकने को तैयार है। सही कहा। लेकिन जब वार्ता औपचारिक हो जाती है तो आप केवल विचार साझा नहीं कर रहे होते हैं, आप कानूनी रूप से बाध्यकारी शब्दों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। और यहीं पे मुझे थोड़ी शंका होती है। व्यापक शांति और सुरक्षा समझौता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर ही हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन क्या अमेरिका का इसे सुविधाजनक बनाना अपने आप में कूटनीतिक जाल नहीं है? मतलब जब हम कहते हैं कि अब बात ठोस दस्तावेजों और प्रतिबद्धताओं की होगी तो अब हर एक शब्द का वजन तौला जाएगा। बिल्कुल, एक एक शब्द मायने रखेगा। एक अल्पविराम या एक अस्पष्ट वाक्यांश का मतलब 10 साल बाद एक नया युद्ध हो सकता है। क्या ये मान लेना सुरक्षित है कि औपचारिक वार्ता में प्रवेश करने का मतलब है कि दोनों पक्ष अब पीछे हटने के विकल्प को खत्म कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। पीछे हटने का विकल्प पूरी तरह से खत्म तो नहीं होता, लेकिन पीछे हटने की राजनीतिक और कूटनीतिक कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब आप आसानी से मुकर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। जब आप एक आधिकारिक मसौदे पर चर्चा कर रहे होते हैं जिसे अमेरिकी विदेश विभाग जैसी संस्था प्रायोजित कर रही हो, तो वहां रचनात्मक अस्पष्टता यानी कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्विटी का खेल शुरू होता है। कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्विटी, ये क्या होता है? अक्सर कूटनीतिज्ञ
जानबूझकर ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं जिनकी दोनों पक्ष अपनी अपनी सुविधानुसार व्याख्या कर सकें, ताकि कम से कम उस क्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकें। ओह, तो वे जानबूझकर बातों को थोड़ा गोलमोल रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, यही अस्पष्टता भविष्य के संघर्षों का बीज बोती है। इसलिए जब वार्ता औपचारिक होती है तो बंद दरवाजों के पीछे का माहौल बहुत ही कड़क, थकाऊ और हर एक शब्द को लेकर अत्यधिक शंकालु हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत तनावपूर्ण होता होगा। बहुत ज्यादा। अब बात कूटनीतिक मुस्कुराहटों की नहीं रह जाती। अब वकीलों द्वारा एक एक लाइन की चीर-फाड़ की जाती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये पूरी प्रक्रिया वकीलों द्वारा एक एक लाइन की चीर-फाड़ करने पर निर्भर करती है, तो हमें उस जहाज के कप्तान को देखना चाहिए जिसे लेबनान ने इस काम के लिए चुना है। बिल्कुल, और वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीना खोदर की रिपोर्ट हमें लेबनानी प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व के बारे में एक बहुत ही अहम विवरण देती है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व साइमन करम कर रहे हैं। हाँ, साइमन करम एक बहुत ही जाना-माना नाम। अब अगर आप उनका सीवी देखें, वो एक पेशेवर वकील है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है। नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी कूटनीतिक रणनीति लगती है। मैं सही कह रही हूँ ना? आप 100% सही कह रही हैं। ये रणनीति न केवल सोची समझी है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि लेबनान इन वार्ताओं में किस तर्क के तैयारी के साथ जा रहा है। उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। बिल्कुल। मध्य पूर्व के कूटनीतिक इतिहास को देखें तो कई बार वार्ताएं इसलिए विफल नहीं हुई कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। तो फिर विफलता का क्या कारण था? वे इसलिए विफल हुई क्योंकि मध्यस्थों, खासकर पश्चिमी मध्यस्थों की भाषा और कानूनी ढांचे को सही तरीके से नेविगेट नहीं किया गया। मैं समझ गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक अनुभवी राजनेता को भेजना काफी नहीं था। साइमन करम के पास वो दोहरा दृष्टिकोण है जो इस विशिष्ट स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। एक वकील और एक कूटनीतिज्ञ का मिश्रण। एक वकील के रूप में, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, वो उस रचनात्मक अस्पष्टता को तुरंत पहचान सकते हैं। वो देख सकते हैं कि सीमांकन या सुरक्षा गारंटी की किसी क्लॉज में क्या कोई ऐसा कानूनी छेद तो नहीं छोड़ा जा रहा जिसका फायदा इजराइल बाद में उठा सके। एकदम सही। लेकिन मुझे उनका पूर्व राजदूत होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों मानती हैं कि उनका पूर्व राजदूत होना वकील होने से अधिक भारी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, कूटनीति सिर्फ कागजों पर तो नहीं होती। अमेरिका इन वार्ताओं को सुविधाजनक बना रहा है, जिसका अर्थ है कि वॉशिंगटन का प्रभाव हर जगह होगा। ये तो तय है। तो एक पूर्व राजदूत के रूप में साइमन करम वॉशिंगटन डीसी के काम करने के तरीके को अंदर से जानते हैं। वे केवल आधिकारिक चैनलों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हाँ, वे उन गलियारों से वाकिफ हैं। वे जानते होंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड कैसे बात करनी है, बैक चैनल संपर्कों का लाभ कैसे उठाना है और अमेरिकी कूटनीति की उस अदृश्य भाषा को कैसे पढ़ना है जो अक्सर आधिकारिक बयानों में छिपी होती है। वाह, ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को शतरंज खेलने भेज रहे हैं जिसने न केवल नियमों की किताब लिखी है, बल्कि वो उस बोर्ड को भी पहचानता है जिस पर खेल खेला जा रहा है। आपका ये विश्लेषण पूरी तरह से उस रणनीतिक गहराई को पकड़ता है। वॉशिंगटन की नौकरशाही और कूटनीतिक गलियारों की समझ होना अक्सर किसी भी कानूनी तर्क से ज्यादा काम आता है। बिल्कुल, क्योंकि फैसले हमेशा मीटिंग रूम में तो नहीं होते। सही कहा। जब बातचीत गतिरोध पर पहुंचती है तो वो आधिकारिक टेबल पर नहीं, बल्कि कॉफी ब्रेक के दौरान या किसी बैक चैनल फोन कॉल पर सुलझाई जाती है। बैकग्राउंड में काफी कुछ चलता रहता है। साइमन करम को वहां भेजना अमेरिका को ये संदेश देना भी है कि लेबनान उनकी ही कूटनीतिक भाषा में उनसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस नियुक्ति का एक और आयाम है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या है? जो कि जीना खोदरे ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। साइमन करम को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ अनून द्वारा सीधे निर्देश दिए गए हैं। ओह, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। लेबनान की आंतरिक राजनीति को देखते हुए, जहां सत्ता अक्सर विभिन्न गुटों और राजनीतिक पेचों के बीच बटी हुई है, हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत बटा हुआ है। तो राष्ट्रपति का सीधा निर्देश मिलना एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली राजनीतिक आवरण प्रदान करता है। इसका मतलब है कि जब साइमन करम उस कमरे में बैठे होंगे तो अमेरिकी या इजरायली वार्ताकारों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति वापस बैरूत जाकर अपनी ही सरकार द्वारा खारिज तो नहीं कर दिया जाएगा। बिल्कुल। उनके पास देश के सर्वोच्च स्तर का स्पष्ट जनादेश है।
वे जो भी फैसला लेंगे उसे राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होगा। यह एक बहुत बड़ी ताकत है किसी भी वार्ताकार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में एक वार्ताकार की सबसे बड़ी ताकत उसका जनादेश यानी मैंडेट ही होता है। अगर सामने वाले पक्ष को जरा भी भनक लग जाए कि वार्ताकार के पास अपने ही देश के भीतर राजनीतिक समर्थन नहीं है, तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। वे कभी भी कोई गंभीर रियायत नहीं देंगे। वे बस समय बर्बाद करेंगे। जोसेफ ऑन द्वारा सीधे निर्देश मिलना उस खतरे को पूरी तरह खत्म करता है। यह कर्म को एक ऐसा अधिकार देता है जिससे वे मेज पर कड़े फैसले ले सके और समझौता कर सके, और ये सुनिश्चित कर सकें कि वो समझौता लेबनान में लागू भी होगा। ये उस औपचारिक शुरुआत को और भी अधिक वजनदार बनाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये सब कागजों पर और रणनीतिक रूप से बहुत तर्कसंगत लगता है। एक ठोस नेतृत्व, एक स्पष्ट जनादेश और कानूनी और कूटनीतिक कौशल का एक बेहतरीन मिश्रण। हाँ, एक परफेक्ट रेसिपी लग रही है। लेकिन और यहीं पर ये पूरी डीप डाइव एक बहुत ही असहज करने वाले यथार्थ से टकराती है। हम एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की रूपरेखा की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। खोद्र की रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि लेबनान ने एक सार्थक संघर्ष विराम यानी मीनिंगफुल सीज फायर की मांग की थी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी मांग लगती है ना? हाँ, अगर आप शांति की बात कर रहे हैं तो मतलब अगर हम शांति के लिए मिल रहे हैं तो कम से कम लड़ना तो बंद करो। लेकिन लेबनानी प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अगर इजराइल इस संघर्ष विराम का पालन नहीं भी करता है तब भी ये वार्ताएं होंगी। और ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। और ये कूटनीति का वो विरोधाभास है जिसे समझना सबसे मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, ये मुझे बहुत हद तक आत्मघाती भी लगता है। मेरा मतलब है, अगर आप संघर्ष विराम के बिना ही बातचीत की मेज पर जाने को तैयार हैं, तो क्या आप अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक लाभ या कहें कि लेवरेज नहीं खो रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। आप अनिवार्य रूप से दूसरे पक्ष से कह रहे हैं, आप हम पर हमले जारी रख सकते हैं, हमारी शर्तें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे बात करने आएंगे। क्या ये कमजोरी का संकेत नहीं है? देखने में तो ऐसा ही लगता है। अगर मैं किसी सौदेबाजी में हूं और सामने वाला लगातार आक्रामक है और मैं फिर भी मेज पर बैठी रहती हूं, तो वो अपनी आक्रामकता क्यों रोकेगा? आपकी आपत्ति बहुत ही जायज है, और ये उस बहस का मूल है जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान अक्सर होती है। सतह पर देखने पर ये निश्चित रूप से कमजोरी लग सकती है। तो फिर इसके पीछे तर्क क्या है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यह हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बेहद ठंडे और यथार्थवादी सिद्धांत की ओर ले जाता है। और वो सिद्धांत क्या है? वो है सैन्य पटरियों और राजनीतिक पटरियों को अलग करना। इसे डीकपलिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रैक्स कहा जाता है। पटरियों को अलग करना, लेकिन वे तो एक ही संघर्ष का हिस्सा है ना? आप युद्ध के मैदान को बातचीत की मेज से कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों को एक साथ बांध देते हैं तो आप युद्ध के मैदान के सबसे चरम तत्वों को पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया पर वीटो करने का अधिकार दे देते हैं। वीटो करने का अधिकार? मैं समझ नहीं पाई। सोचिए, अगर लेबनान ये शर्त रखता है कि वार्ता तभी होगी जब पूरी तरह से शांति होगी, तो कोई भी एक छोटी सी घटना, जैसे सीमा पर किसी एक गुट द्वारा की गई गोलीबारी, बिल्कुल, वो एक छोटी सी घटना इस पूरी ऐतिहासिक कूटनीतिक प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। लेबनानी प्रधानमंत्री का यह बयान कमजोरी का नहीं, बल्कि कूटनीतिक प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिकता का एक कठोर प्रदर्शन है। अच्छा, तो वे प्रक्रिया को बचाना चाहते हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर होने वाली उकसावे की कार्रवाइयां हमें उस बड़े राजनीतिक समाधान से नहीं भटका सकती जो 14-15 मई को वॉशिंगटन में आकार ले सकता है। ओह, ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि वे संघर्ष को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे जानबूझकर कूटनीति को इस बात से अछूता रखने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजमर्रा के स्तर पर सीमा पर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, वे एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बिना संघर्ष विराम वाले माहौल में सुरक्षा समझौते पर चर्चा करना, ये उन वार्ताकारों पर कितना मानसिक और राजनीतिक दबाव डालता होगा? दबाव तो बहुत भयानक होता है। सोचिए, साइमन करम 14 मई को एक कानूनी मसौदे पर विचार कर रहे होंगे और उसी समय उनके पास बेरूत या दक्षिणी लेबनान से किसी हमले की खबर आ सकती है। ऐसी स्थिति में आप शांत दिमाग से किसी समझौते के दीर्घकालिक परिणामों का आकलन कैसे कर सकते हैं? ये लगभग असंभव सा काम लगता है,
और यही कारण है कि इस तरह की वार्ताओं की विफलता की दर इतनी अधिक होती है। तो इसमें मध्यस्थ की क्या भूमिका रह जाती है? जब आप सक्रिय संघर्ष के बीच बातचीत करते हैं तो हर जमीनी घटना बातचीत के मेज पर एक हथियार बन जाती है। अगर एक पक्ष सैन्य रूप से हावी हो रहा है तो वो दस्तावेजों में भी अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करेगा। मतलब वे अपनी जीत को कागजों पर पक्का करना चाहेंगे। एकदम। लेबनान के वार्ताकारों के लिए एक टाइट रोप वॉक यानी रस्सी पर चलने जैसा होगा। उन्हें न केवल कानूनी बारीकियों पर ध्यान देना होगा बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि युद्ध के मैदान की कोई भी अस्थायी हार स्थायी कूटनीतिक नुकसान में ना बदल जाए। ये तो सच में बहुत मुश्किल है। और अमेरिकी विदेश विभाग की मध्यस्थता का असली परीक्षण भी यही होगा। क्या वे उस कमरे को बाहर के शोर से इतना अछूता रख सकते हैं कि एक तार्किक समझौता आकार ले सके? ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल गतिशीलता है। मतलब आप एक तरफ भविष्य की वास्तुकला तैयार कर रहे हैं जबकि वर्तमान की इमारत अभी भी जल रही है। बहुत खूब कहा आपने। और ये हमें उस मुख्य सवाल पर वापस लाता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ज़ीना खौद्र की इस गहन रिपोर्टिंग से, 14 और 15 मई की इन अहम तारीखों से और साइमन करम जैसे रणनीतिक खिलाड़ियों की मौजूदगी से हमें क्या समझना चाहिए? इसका मतलब यह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति संधियों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब जो हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। शांति वार्ताएं अक्सर किसी खूबसूरत शांत माहौल में नहीं होती जहां सभी गिले शिकवे दूर हो गए हों। वे अक्सर निराशा, तात्कालिकता और अविश्वास के चरम माहौल में होती हैं, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं करते। हाँ, लेबनान और इजराइल के बीच होने वाली ये औपचारिक वार्ता इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति तब भी अपना रास्ता खोजती है या खोजने के लिए मजबूर होती है जब सब कुछ धुंधला और हिंसक हो। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर देगी। नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये विरोधाभासों से भरी है, जैसे बिना युद्ध विराम के शांति की बात करना। लेकिन देखिए, यही भू-राजनीति का वास्तविक स्वरूप है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हमने शुरुआत में सोचा था कि औपचारिक वार्ता का अर्थ शायद एक सुव्यवस्थित और अस्पष्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, जैसे जैसे हमने इस पे चर्चा की, साफ हो गया कि ये स्पष्टता से ज्यादा उस धुंधलेपन के बीच खड़े रहना और हर कानूनी, रणनीतिक और राजनीतिक दांव को आजमाने के बारे में है। बिल्कुल, ये एक चेस गेम है। साइमन करम की वकालत और कूटनीतिक चतुराई, राष्ट्रपति ऑन का राजनीतिक वजन और बिना संघर्ष विराम के भी मेज पर बने रहने का वो कठोर यथार्थवाद, ये सब मिलकर 14-15 मई की बैठक को केवल एक खबर नहीं बल्कि इतिहास का ही पन्ना बनाते हैं जो अभी लिखा जा रहा है। और मैं कहूँगा कि ये पन्ना बहुत ही सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखे गए शब्द आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। तो इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति का सबसे गहरा पहलू है। बताइए। अगर एक आधिकारिक दूरगामी शांति समझौते का मसौदा तब तैयार किया जा सकता है जब दोनों पक्ष अभी भी सक्रिय संघर्ष में हों, तो क्या हमें कूटनीति की अपनी पूरी परिभाषा ही बदलने की जरूरत है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसे नए युग के गवाह बन रहे हैं जहां शांति संधियां युद्ध की धूल के बैठने का इंतजार करने के बजाय सीधे युद्ध के मैदान के बीचों बीच गोलियों की आवाज के साए में लिखी जा रही हैं? ऐसा ही लग रहा है। शायद कूटनीति का अंतिम सत्य ये नहीं है कि वो संघर्ष को रोकती है, बल्कि ये है कि वो संघर्ष के शोर के बीच भी भविष्य के लिए जगह बनाने की जिद करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को आगे भी विचार करना होगा।